नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक जिसको अमेरिका क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट या फिर इसे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। एक चीज आपको ज्ञात होगा कि जब भौगोलिक खोजें शुरू हुई थी तो सबसे पहले 1488 में बार्थोलोमेओ डियाजे ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। फिर उसी से प्रेरणा लेकर के स्पेन के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। लेकिन कोलंबस को यह पता नहीं था कि मैंने जिसका खोज किया है वो अमेरिका है, वह इंडिया समझ करके खोज किया था। कुछ दिन बाद 1500 ईस्वी में अमेरिको वेस्पुची अमेरिका का बृहद पैमाने पर खोज करते हैं, उसके सभी भूखंडों का पता लगाते हैं। यही कारण है कि अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे पड़ता है। खोज होने के बाद में तो ब्रिटेन का अमेरिका में उपनिवेश स्थापित होना प्रारंभ होता है और 1588 में ब्रिटेन अमेरिका में अपना पहला उपनिवेश स्थापित करता है और देखते ही देखते 1620 ईस्वी में उसके 13 उपनिवेश हो जाते हैं। और भारत की तरह प्रारंभ में भारत में भी 3 गवर्नर होते थे और अमेरिका के हर उपनिवेश में एक गवर्नर की नियुक्ति हुई। और सबसे बड़ी जो कारण थी कि अमेरिका और इंग्लैंड दोनों भौगोलिक दृष्टिकोण से समान नहीं थे। अटलांटिक महासागर के पूर्वी छोर पर इंग्लैंड और पश्चिमी छोर पर अमेरिका अवस्थित था। दोनों के बीच में लगभग 3000 मील या उसको 4800 किलोमीटर कहें की दूरी थी। तो भौगोलिक दूरी, सांस्कृतिक और भौगोलिक विभिन्नता के बावजूद भी, यहां तक कि वैचारिक मतभेदों के होने के बावजूद भी अमेरिका में ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश काबिज रखा और दोनों के बीच हमेशा मतभेद होते रहते थे। और इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अमेरिकन हमेशा प्रयासरत रहते थे, जिसके कारण अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ। हम देखेंगे इसमें इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे। सबसे पहला कारण हम देखेंगे उपनिवेशों में स्वायत्तता का अभाव। अमेरिकी उपनिवेश में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव था क्योंकि उन उपनिवेशों में अधिकतर अंग्रेज थे और उनका जो शासन और संसदीय व्यवस्था वहां का था वह ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था से एकदम अलग हुआ करता था। यहां तक कि जो गवर्नर होते थे वह ब्रिटेन से नियुक्त होते थे और उनको विशेषाधिकार प्राप्त था। इसलिए वे अमेरिका वासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। यही कारण है कि अमेरिका वासी संघर्ष पर उतारू हो गए। दूसरा कारण है भौगोलिक दूरी, जिसकी वर्णन हमने पहले भी किया है कि 3000 मील की दूरी होने के कारण अटलांटिक महासागर या अंध महासागर के दोनों दो क्षेत्र पे थे।
यातायात का, संचार का अभाव था, आवश्यकता पड़ने पर उसके सैनिक उपलब्ध नहीं हो पाते थे और ब्रिटेन अपना प्रभावशाली नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं हो पाता था। तीसरा कारण देखेंगे, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। धार्मिक रूप से भी अमेरिका के लोग और ब्रिटेन के लोग में विविधता थी। जो ब्रिटेन के मूल निवासी थे वे एंग्लिकन मत के अनुयायी थे। वे चर्चों में विश्वास करते थे और अंधविश्वासी थे, यानी यह मूल रूप से ईसाई थे जो बाइबल के अनुसार चलते थे। लेकिन अमेरिका में प्यूरिटन मत को मानने वाले लोग थे और ये प्यूरिफाई थे, ये भी ईसाई थे, एंग्लिकन मत वाले भी ईसाई थे। और ब्रिटेन में प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंटो, ये दोनों जो ईसाई थे, ये प्यूरिफाई थे, ये आधुनिकता में विश्वास करते थे और यही कारण है कि इनको ब्रिटेन से भागना पड़ा और ब्रिटेन से भाग करके अमेरिका में शरण ली, क्योंकि ब्रिटेन सामंतवादी और कुलीन व्यवस्था का समर्थक था, जबकि अमेरिका में समतामूलक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण हम देखेंगे, शतवर्षीय युद्ध। अमेरिका में एक तरफ फ्रांस का शासन था, एक तरफ ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे और अमेरिका से सटा हुआ कनाडा था। कनाडा पर वर्चस्व की लड़ाई के लिए एक शतवर्षीय युद्ध चला जो 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई, ब्रिटेन जीता और इस जीत से अमेरिका वासियों में कहीं न कहीं एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम ब्रिटेन से भी लड़ सकते हैं, ब्रिटेन को भी पराजित कर सकते हैं, ब्रिटेन को भी हरा सकते हैं। यहां तक कि पोलार्ड ने कहा था कि फ्रांस की प्रजा ने अमेरिका वासियों को स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया था। क्या इस शतवर्षीय युद्ध के समय भारत में भी क्या इसका असर पड़ा? क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई हुई और उस समय भारत में ब्रिटेन के भी उपनिवेश थे और फ्रांस के भी उपनिवेश थे। तो हां, हम देखेंगे कि जिस समय अमेरिका की धरती पर शतवर्षीय युद्ध चल रहा था, ठीक उसी समय भारत में भी उसी समय 1756 में तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया, जिसको एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में के साथ ही फ्रांस और ब्रिटेन की एक निर्णायक लड़ाई हुई। उस लड़ाई को हम वांडीवास की लड़ाई कहते हैं, जो तमिलनाडु में हुआ था। और इस वांडीवास की लड़ाई में भी जिस तरह फ्रांस ब्रिटेन से अमेरिका में हारा, ठीक उसी तरह भारत में भी फ्रांस ब्रिटेन से हारा और एक संधि हुई, पेरिस की संधि के द्वारा वहां का समझौता हुआ और यहां का भी समझौता हुआ। और इस लड़ाई में ब्रिटेन के तरफ से जो गवर्नर थे आयरकुट थे और फ्रेंच के तरफ से जो गवर्नर थे वह काउंट डी लाली थी। नहीं, अब हम अगला कारण देखेंगे। तो स्वतंत्रता संग्राम के हम 5वां कारण देखेंगे, जिसमें ब्रिटेन वासियों पर आपत्तिजनक कर लगाया गया। ऐसा कर जो सहनीय नहीं था। 1651 ईस्वी में नौ परिवहन कानून लगाया गया। इस कानून का मतलब था, ब्रिटेन वासियों ने कहा कि इस अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन के लिए जो नौका चलेंगे वो तो ब्रिटेन का होगा ही, साथ ही अमेरिका वासियों के लिए भी जो नौका चलेंगे वह भी, उस पर भी ब्रिटेन का अधिकार होगा। और यहां तक कि
नाव तभी चलेगा जब उसमें कम से कम 50% से ज्यादा ब्रिटिश वासी उसमें होंगे। यानी एक तरह से ये बांध दिया। 1764 में शुगर एक्ट लगाया कि चीनी केवल हम बेचेंगे, अमेरिका वासी चीनी नहीं बेच सकते थे। यानी ब्रिटेन से जो चीनी आयात होगा उसी को अमेरिका वासी खरीद सकते हैं। सबसे खतरनाक 1765 में स्टाम्प एक्ट, जमीन खरीदना, किसी तरह का पेपर कागजात खरीदने के लिए आप अमेरिका से अमेरिका में खरीद रहे हैं, अमेरिका वासियों से खरीद रहे हैं, लेकिन यह अनिवार्य कर दिया कि 20 शिलिंग का स्टाम्प खरीदना एकदम अनिवार्य होगा, तब भी आप कोई जमीन खरीद सकते हैं। और 1767 में उपभोक्ता कर लगाया गया। इसका मतलब यह था कि अमेरिका के जो भी सामान होंगे वो हम खरीदेंगे, उसका निर्धारित रेट होगा, आप अन्य किसी से नहीं बेच सकते थे। जैसे अगर आप गेहूं उत्पादित करते हैं, अगर ब्रिटेन वालों ने उस गेहूं का रेट अगर 5 रुपया निर्धारित किया है तो वह 5 रुपया में आपको ब्रिटेन से बेचना होगा। अगर कोई व्यापारी आपको 20 रुपए केजी देता है लेकिन आप नहीं बेच सकते हैं, ऐसा कानून था। तो ये भी कारण थे जिसने आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया। आगे देखते हैं लेखकों की एवं प्रचारकों की भूमिका। सैमुअल एडम्स, इन्होंने यहां तक कहा कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। सभी टैक्स लगने के बाद में इन्होंने मना किया कि आप जो टैक्स लगा रहे हैं, ब्रिटेन के संसद से टैक्स लगा रहे हैं, उस संसद में मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए नो रिप्रेजेंटेटिव नो टैक्सेस का इन्होंने नारा दिया। इसके अलावा वहां के उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्री नामक संस्थाओं का गठन किया जो आंदोलन करने के लिए एनफ थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन को बौद्धिक चेतना का अग्रदूत कहा जाता है, जिन्होंने लोगों को जागरूक किया, राष्ट्र की भावना लोगों के अंदर उत्पन्न की। पैट्रिक हेनरी यहां तक कहा कि या तो स्वतंत्र करो और नहीं तो मार दो। या तो हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं और नहीं तो हमें मार दीजिए आप। और मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग। इन्होंने कहा कि सत्ता जो एक जगह केंद्रित है या एक जगह केंद्रित नहीं रहना चाहिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में इसको बांट दिया जाए और उसी का स्वरूप आज देखने को मिलता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इन्हीं का सिद्धांत है ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कि शक्ति जो है अलग अलग क्षेत्रों में बांट दीजिए। एक आदमी के पास अगर पावर रहेगा तो वह निरंकुश हो जाएगा। और कॉमन सेंस एक लघु पत्रिका थी जिसको टॉमस पेन ने लिखा था। यह इस ज्वाला की आग को भड़काने के लिए काफी था। इसमें देशभक्ति की भावना जागृत करने वाली बातें लिखी गई थी जो आंदोलनकारियों को प्रेरित कर रहे थे। और थॉमस जेफरसन विद्रोह के अधिकार को, यानी कहा कि विद्रोह जो हम कर रहे हैं ये मेरा अधिकार है, यानी विद्रोह को समर्थन दिया इन्होंने। अगला कारण देखेंगे, जॉर्ज तृतीय का निरंकुश नीति। जॉर्ज तृतीय जब शासक बनता है तो सत्ता संभालते ही वह उपनिवेशवासियों के प्रति निरंकुशता की नीति अपनाता है। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत को मानता है और जिसके कारण इंग्लैंड की शक्तियां जो है वह बढ़ने लगती है। और सबसे प्रमुख एवं तत्कालीन कारण वह है बोस्टन टी पार्टी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी की है। जरा इस पर हम एक नजर डालेंगे कि ब्रिटेन वासी को उन्होंने जो चाय ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन जाता था और ब्रिटेन से फिर वह अमेरिका जाता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने चाय पर एक अधिकार प्राप्त कर लिया और एक अधिकार प्राप्त करने के कारण वह चाय के खेप डायरेक्ट भारत से अमेरिका भेजने लगा। और अमेरिका वासी
अब विरोध करने पर उतारू हो गए थे और 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को 3 जहाजी बेड़ा का खेप मैसाचुसेट्स एक उपनिवेश है ब्रिटेन का, वहां के एक बंदरगाह बोस्टन पे जहाज का खेप उतरता है। वहां पहले से अमेरिकावासी रेड इंडियन यानी वहां के आदिवासियों के भेष में वहां पर रहते हैं और मना करते हैं कि चाय का खेप जो है यहां नहीं उतरेगा, आप इसे वापस ले जा सकते हैं। नहीं, लेकिन ये जो चाय के खेप वाले थे इन्होंने विरोध किया कि नहीं, चाय का खेप यहीं उतरेगा, क्योंकि उनको पता था कि अमेरिका की उतनी शक्ति नहीं है कि हमारे चाय के खेप को उतरने से मना कर सके। वे जिद पे अड़ गए और यहाँ के जो निवासी थे वे लोग उस जहाज पे चढ़ गए और चढ़ करके चाय की जितनी बोरियां थी सबको समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में फेंकने के कारण समुद्र का पानी लाल हो गया। और अमेरिका वासियों को जब यह बात पता चली तो लोग वहां इकट्ठा होने लगे और कुछ लोग तो ऐसा हुआ कि चाय का कप लेकर के आए, समुद्र का पानी नमकीन, उसमें चाय पत्ती मिला हुआ, लोगों ने कप में जग में चाय भर भर के पिया और एंजॉय किया, इसीलिए इसको बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। संग्राम के बोस्टन टी पार्टी जो था वह तत्कालीन कारण बनता है और अमेरिकावासी अब ये पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं और इस प्रयास में 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेश के प्रतिनिधि यानी अमेरिकी प्रतिनिधि फिलाडेल्फिया शहर में प्रथम महादेशीय सम्मेलन में एकत्रित होते हैं और व्यापार का विरोध करता है। और 18 अप्रैल 1775 आते आते ब्रिटिश सैनिक और अमेरिकी सैनिक में प्रथम संघर्ष प्रारंभ होता है और यह संघर्ष लिंकिस्टन शहर में होता है। फिर 4 जुलाई 1776 फिलाडेल्फिया में ही फिर से 13 उपनिवेश के प्रतिनिधि यहां इकट्ठा होते हैं द्वितीय महादेशीय सम्मेलन में, जहां थॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया जाता है कि हम आज से ब्रिटिशर्स को नहीं मानते हैं, ब्रिटिश शासन को नहीं मानते हैं, आज से मैं अपने आप को स्वतंत्र मानता हूं और घोषणा पत्र जारी कर देता है और संग्राम छिड़ जाते हैं। इस संग्राम में ब्रिटिश कमांडर जो होते हैं वह लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं, जो बाद में भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। और अमेरिका की तरफ से इस संग्राम का कमांडर जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया जाता है और ये जॉर्ज वाशिंगटन बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे। और फ्रेंच या फ्रांस जो 7 वर्षीय युद्ध में पराजित हो चुका था, अब वह अमेरिका की तरफ से नेतृत्व कर रहा है और इसका जो कमांडर है वह लाफायते है। संघर्ष जारी होता है। इस संघर्ष लगभग 10 वर्षों के चलने के उपरांत 3 फरवरी 1787 ईस्वी को पेरिस में एक संधि होती है और इस संधि के द्वारा अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी जाती है और अमेरिका आजाद हो जाता है। आजादी के बाद 1787 में अमेरिका का संविधान बनना शुरू होता है और संविधान निर्माण के बाद 1789 में इस संविधान को लागू कर दिया जाता है
और लागू होने के साथ जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं और यह युद्ध समाप्त अमेरिका में होता है, लेकिन इसकी अवलंबते फ्रांस में जा गिरती है। यही कारण है कि जहां इसका संविधान शुरू होता है, जहां से अमेरिका अपना शासन प्रारंभ करता है 1789 में, और इसका असर फ्रांस में पड़ता है और 1789 ईस्वी में ही फ्रांस की क्रांति प्रारंभ होती है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।